हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, गजब होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया था और आज हम कवर करेंगे उसका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज की क्लास को अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट ये आपका बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर है। इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बिजनेस क्या है। ऑब्वियस है, काफ़ी लोग जानते होंगे बिजनेस क्या होता है, जिसमें हम गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन क्यों बिजनेस स्टार्ट करता है? अर्निंग पर्पस के लिए। अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना, किसी कंज्यूमर की नीड्स को, सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप उनको गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में वो आपको क्या देते हैं? मनी, पैसे। और आप उससे क्या करते हैं? अपनी अर्निंग अर्न करते हैं, आजीविका अर्न करते हैं और अपने फैमिली को चलाते हैं। तो बिजनेस यही है। लेकिन एक बिजनेस को सिर्फ आप ये एक डेफिनेशन जो है, जो हमने बोला अभी, यही काफ़ी नहीं है बिजनेस को डिफाइन करने के लिए। बिजनेस में एग्जिस्ट करने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म तक रन करने के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है। और एनवायरनमेंट, जिसके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में रहते हुए अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक रन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज हम वही उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे भाई कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस जान लिया काफ़ी अच्छे से, अब ये जानना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस है उसके, जैसे अगर हम एक नॉर्मली बात करें तो हम अपने एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं? जैसे एनवायरनमेंट है, हम बोलते हैं आसपास की चीज़ें जिससे हम घिरे हुए हैं, जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं। इसी तरीके से जब एक बिज़नेस रन किया जाता है तो उसकी भी सराउंडिंग्स होती हैं, वो भी, उसका भी एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें रहकर उसे कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है वही सारे फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेस के, एंटरप्राइज के कंट्रोल से बाहर हैं, जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए एक कॉम्पिटिटर है आपका, या कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अगर किसी चीज़ की, जिसको आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसकी प्राइस बढ़ा दें या कम कर दें। आप बेच रहे हैं 50 में, लेकिन वो मार्केट शेयर को ग्रैब करने के लिए उसकी प्राइस को 40 कर देते हैं, तो कंज्यूमर ऑब्वियस है किसको प्रेफर करेगा खरीदने के लिए? अगर उसे सेम क्वालिटी, सेम गुड प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वो ये देखेगा सबसे चीपेस्ट कहाँ मिल रहा है, तो आप वहीं जाकर लेंगे। तो ऑब्वियस है इस तरीके से क्या है, वो आपका मार्केट शेयर ग्रैब कर लेगा। तो ये सारी अगर ये चीज़ें होंगी तो आप क्या उन्हें रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं भाई। उसका प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, उसके कस्टमर, वो किसी भी तरीके से सेल करे तो आप नहीं रोक सकते। तो वही चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, या कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिसीज़ बदल रही हैं, कुछ हो रही हैं, या गवर्नमेंट बदल रही है तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे, और बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, चाहे सोशल हो, चाहे कुछ भी हो, समाज में जैसे आप रह के सोसाइटी का ट्रेंड बदलता जा रहा है। आजकल बहुत जल्दी ट्रेंड बदलते हैं, कोई चीज़ एकदम आती भी बहुत जल्दी ट्रेंड में हो और जाती भी बहुत जल्दी है। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगती हैं तो बिज़नेस को वहीं रहना है और उसी के साथ उसे सर्वाइव भी करना है, ग्रोथ भी करनी है, प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो उन सभी फैक्टर से घिरे रहने के बावजूद भी जो उसके कंट्रोल से बाहर हैं, दीज में अफेक्ट इज परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करेंगी ना, बिल्कुल करेंगी। इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। अब जैसे मैं यहाँ अभी खड़ी हुई हूँ, अगर यहाँ मान लीजिए कुछ टॉक्सिक केमिकल गैसेस रिलीज़ होने लगें, तो ये गैसेस क्या हैं? मेरे आसपास निकल रही हैं। तो आसपास इन सारे गैसेस के बीच में अगर मैं यहाँ खड़ी रहूँगी तो ऑब्वियसली मेरे लिए हार्मफुल है ना। इसी तरीके से जो बिज़नेस होता है, अगर वो कहीं एग्जिस्ट करता है तो उसके सराउंडिंग में कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कई थ्रेट्स भी हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं जो से बाहर से मिल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के रहते हुए भी, सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी उसे अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है, सोसाइटी की कस्टमर्स की नीड को जानना है और उसके बाद उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, और प्रोडक्ट वो भी अच्छी क्वालिटी का, और उस पर अपने प्रॉफिट को अर्न करना है। तो इट हैज़ बीन कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। हमने ये तो जान लिया फैक्टर्स वगैरह होते हैं, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक होता है जनरल एनवायरनमेंट और एक होता है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। अब हम जानेंगे जनरल या स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है।
The economic, social, political, technological, legal and other forces which operate outside the enterprises is a part of general environment. स्पेसिफिक और जनरल में ये रिलेशन होता है, जैसे माइक्रो और मैक्रो का. जनरल फोर्सेस क्या है? मैक्रो, जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, जो मतलब कहते हैं ना, जिनके बदलाव होने से या जिनके होने से सिर्फ आपका ही बिजनेस नहीं, सारे ही बिजनेस, सारी ही सोसाइटी उससे अफेक्ट हो जाती है. लेकिन स्पेसिफिक क्या होते हैं? स्पेसिफिक फोर्स होते हैं माइक्रो, जो सिर्फ आपकी ही फर्म को अफेक्ट करेंगे. ये कुछ ऐसा नहीं है कि सभी को इफेक्ट करेंगे. जैसे अगर किसी चीज़ में कुछ बदलाव हो रहा है तो वो बदलाव सिर्फ आपके लिए होगा. जैसे आप जिस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री जो उस प्रोडक्ट को बनाती है, आप ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, अगर वो उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई कम कर दे तो आपको वो सामान नहीं मिलेगा, और सामान नहीं मिलेगा तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो आप सेल कैसे करेंगे? तो उससे क्या है, पर्टिकुलर आपकी फर्म इफेक्ट हुई, या आपका सप्लायर आपको मना कर दे उस प्रोडक्ट को सेल करने से कि मैं आपको नहीं करूँगा, या कस्टमर्स आपके कम हो जाएं, तो इससे क्या है, आपको लॉस हो रहा है, ना कि पूरी कंट्री में होने वाले बिजनेसेस को. तो जनरल फोर्सेस वो होते हैं जैसे जो सभी को अफेक्ट करेंगे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल. जैसे कॉम्पिटिंग एंटरप्राइजेस एज वेल एज अ गवर्नमेंट, कस्टमर ग्रुप, कॉम्पिटिटर, मीडिया, अदर इंस्टीट्यूशन जो वर्क कर रहे हैं हमारे एंटरप्राइज के बाहर. लेकिन ये क्या है? स्पेसिफिक. और वैसे कंज्यूमर्स आपके ही होंगे ना, ये तो है नहीं अगर आप किसी ग्राहक से डील करते हैं वही ग्राहक ओवरऑल कंट्री में डील कर रहा हो, नहीं ना. कॉम्पिटिटर जो आपके हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉम्पिटिटर पूरा नेशनल लेवल पर डील कर रहे हो, कॉम्पीट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर सकते. अगर आप एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकते हैं, उस फर्म को अफेक्ट कर सकते हैं. आप जिससे सप्लायर से माल ले रहे हैं तो सप्लायर आपको अफेक्ट करेगा. उसके बदल जाने से, उसका बिहेवियर बदल जाने से, उसकी पॉलिसीज़ बदल जाने से सिर्फ आपको अफेक्ट पड़ेगा, ना कि पूरी इकोनॉमी या कंट्री को. तो जनरल फोर्सेज ये हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं और एक्सटर्नल होते हैं, और ये होते हैं इंटरनल भी, ये भी एक्सटर्नल, इंटरनल ये भी हैं और ये भी एक्सटर्नल है. बट ये ऐसा पार्ट है जो स्पेसिफिकली आपकी फर्म को अफेक्ट कर रहा है, और ये जनरली सभी को अफेक्ट करते हैं अगर उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव होता है तो. जैसे टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिए गए, तो इस टैक्सेस के बढ़ने की वजह से जो प्राइस थी वो भी बढ़ गई, उस पर टैक्स लगता है ना. तो प्राइस में अगर टैक्स जो 5% लगता था 10% हो गया, तो ऑब्वियसली आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाएगी. तो उसकी वजह से चीज़ें क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी. तो ये अफेक्ट क्या सिर्फ आपकी फर्म को करेगा? बिल्कुल नहीं, सभी को करेगा. सेकंड देखिए, टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है. जैसे कोई प्रोडक्ट है, उसकी जो जिस तरीके से वो पहले बनाया जाता था, जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, अब उसमें बदल के कुछ फीचर्स को, नई फीचर्स को ऐड किया और टेक्नोलॉजिकली उसे काफ़ी अपडेटेड कर दिया. तो जो पुराना जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? अब आउटडेटेड. तो आप उस प्रोडक्ट को क्या लेना चाहेंगे सेम प्राइस में? बिल्कुल भी नहीं. तो उस वजह से अफेक्ट पड़ सकता है. थर्ड इज़, अगर कंज्यूमर्स के टेस्ट या प्रेफरेंसेस में चेंजेस होते रहते हैं. कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जैसे पहले के लोग साड़ी बहुत वियर किया करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं, यूथ अगर आप देखेंगे, वेस्टर्न को ज़्यादा चूज़ करता है. तो इसका मतलब क्या है? अभी उनका जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस है उसमें क्या हो गया? शिफ्ट हो गया. उसकी वजह से क्या होगा? पूरा जो भी क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ है उस पर फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा. इंक्रीज़ इन कंपटीशन इन मार्केट. अगर मार्केट में पर्टिकुलर जिस चीज़ में आप डील करते हैं उस मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, तो वो क्या करेगा? आपकी ही फर्म्स को, आप जैसी ही जितनी फर्म्स हैं उनको अफेक्ट करेगा. तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसमें कुछ जनरल भी हैं, कुछ स्पेसिफिक भी हैं. अब आप देखिए, एनवायरनमेंट स्कैनिंग. हमने ये समझा बिजनेस क्या है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट समझ लिया. अब ये जानना है कि एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है और क्यों ज़रूरी है. एनवायरनमेंट को स्कैन करना मतलब जो बिज़नेस के सराउंडिंग में जो फैक्टर्स हमारी बिज़नेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं उनको स्कैन करना ज़रूरी है. स्कैन करने का मतलब है जानना कि क्या फैक्टर्स बदले हैं, किस हद तक बदले हैं, और उनके चेंजेस होने से हमारी परफॉर्मेंस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है. जैसे आप देख सकते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब है कंप्लीट अवेयर होना और अंडरस्टैंड करना बिजनेस एनवायरनमेंट को. एनवायरनमेंट स्कैनिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट. ताकि अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेंगे, उसमें आसपास होने वाले फैक्टर्स जो बदल रहे हैं, जो फोर्सेस जो आपके बिजनेस को बुरी तरीके से भी अफेक्ट कर सकते हैं, अगर उनको पहले से ही जान लेंगे तो आप उसी बेसिस पर उनको प्रेडिक्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को उनके अकॉर्डिंग बदल कर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग में जैसे
क्वेस्ट जो फोकस करता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। अब हम ये देखेंगे ई टॉप SWOT एनालिसिस होता है जो हमारी स्ट्रेंथ को, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है? इंटरनल। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या होती हैं? एक्सटर्नल। क्योंकि अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं पढ़ा लेती हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस, कुछ मेरी वीकनेस हो सकती है कि जैसे मुझे टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर कुछ चीज़ें नहीं आती, तो ये क्या हो गया? ये मेरी वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटीज़ जो बाहर से आ रही हैं, एक्सटर्नली मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी रिसीव हुई। थ्रेट क्या है? कोई चीज़ जो एक्सटर्नली मेरे लिए हार्मफुल बनती जा रही है। तो SWOT एनालिसिस ये होता है। पेस्टल होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल एनालिसिस। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना, विच आर एक्सटर्नल एंड कम्प्लीटली जनरल फोर्स। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या क्या होते हैं बिजनेस एंटरप्राइज। आप समझिए कि क्या क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स हैं। तो देखिए, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फोर्सेस आ रहे हैं, जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं, दे विच आर कंप्लीटली एक्सटर्नल। इंटरनल कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें एक्सटर्नल हैं। इंक्लूड all the forces, institutions and the factor which are external to business environment। और उनको वो ये सारे क्या होते हैं? एग्रीगेटिव इन द नेचर। मतलब ये है कि जो भी आपने चीज़ें देखी, जैसे आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जैसे कस्टमर, मैंने आपको बताया था माइक्रो एंड मैक्रो, वैसे ही स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस होते हैं। अब कस्टमर है, पब्लिक है, इनपुट मतलब सप्लायर जो आपको इनपुट प्रोवाइड करते हैं, या कॉम्पिटिटर जो आप ही की फर्म के साथ आप ही की जैसी चीज़ों को करके आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, दे आर ऑल्सो एक्सटर्नल, बट ये सिर्फ पर्टिकुलर आपकी फर्म को अफेक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा? स्पेसिफिक। ये होगा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस बोथ आर एक्सटर्नल इन द नेचर, बट ये क्या है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, सोशल, नेचुरल, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बट ये जनरल है। तो इसका मतलब ये है कि सारे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको मिलाकर हमारा एनवायरनमेंट बन रहा है। सेकंड देखिए, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, वो मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर विच इज़ इंटर रिलेशन। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, बिल्कुल हैं। ऑल द फोर्सेस एंड द फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने बोला जो यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है? फास्ट फूड है, उसकी भी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। अगर आप कुछ चीज़ें ऐसे देखते हैं ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल, आजकल लोग स्मार्टफोन्स की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि अगर कोई एक रिक्शा वाला भी है या कोई गरीब इंसान भी है, आप उस पर भी देख लीजिए, एंड्रॉयड फ़ोन ही चला रहा होगा वो। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है? जो पहले कीपैड फ़ोन चलते थे, उनकी डिमांड क्या हो रही है भाई? कम हो रही है। कोई उनको खरीदना नहीं चाहता। जो उस पर पैसे हैं उनको, उनसे या तो कम पैसे होते हैं तो उनसे सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद लेता, लेकिन फिर भी क्या उसकी प्रेफरेंस है पहले कि भाई मुझे एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदना है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? उसकी इतनी प्रेफरेंस इतनी बढ़ती जा रही है कि कीपैड की जो डिमांड है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। एक चीज़ की डिमांड को इंक्रीज़ करने से दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड और सप्लाई होती है वो भी अफेक्ट होती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। हाँ, हमने ये बोला डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हम डायनेमिक फीचर समझेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? गतिशील, जो चीज़ें बदलती रहती हैं टाइम टू टाइम। कोई भी चीज़ आप जानते हैं, बिजनेस स्पेसिफिकली कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। एक जैसी सिचुएशन, एक जैसा आप सोचें कि आज आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ज़रूरी नहीं है इन फ्यूचर आप बिजनेस उतना ही अच्छा चल रहा होगा, या बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा है या बाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं है। बदलती हुई चीज़ें रहती हैं, डायनेमिक रहती हैं। तो आपको टाइम टू टाइम जब चीज़ें अपडेट हो रही हैं तो आपको भी चीज़ें अपनी बिजनेस में अपडेट करना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल, बिल्कुल है। कीप ऑन चेंजिंग, बदलता रहता है। आज कुछ और चीज़ें ट्रेंड में हैं, कल कुछ और चीज़ें ट्रेंड में होंगी, या जो कॉम्पिटिटर से आप आज मतलब बीट कर पा रहे हैं, कल हो सकता है आप उन्हें बीट ना कर पाएँ। तो बिजनेस हमेशा डायनेमिक होता है, वेदर इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही की बात है। आप देखेंगे पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती जा रही है वैसे ही कस्टमर्स की डिमांड भी शिफ्ट होती जा रही है।
तो ये सारे, इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें लोगों को पहले पसंद आती थी ज़रूरी नहीं है अभी भी पसंद आती हूँ, और अगर अभी पसंद नहीं आएंगी और आप पुराने ही पैटर्न से अपने बिज़नेस को रन कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आपका बिज़नेस क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो उन सब चीज़ों से अगर आप अपडेट नहीं करेंगे अपने बिज़नेस को तो आपका बिज़नेस बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ आप अपनी भी चीज़ों को बदलें। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन कैसे है, क्या बिजनेस में सारी चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चितता, मतलब जिसमें चीज़ें कुछ भी डिफाइंड नहीं है, इन फ्यूचर क्या हो क्या नहीं इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता वो होता है अनसर्टेनिटी, और रिस्क होती है जिसमें हम जिसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या है लेकिन उससे डील कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी का नहीं पता कि भाई इन फ्यूचर क्या हो, पता नहीं क्या चीज़ें ऐसी आ जाएं जिसकी वजह से बिजनेस ना चल पाए। तो अनसर्टेन क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको क्या पता है कि कल गवर्नमेंट बदल जाएगी या गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी ले आएगी जिस वजह से भाई हो सकता है नोटबंदी हो जाए, या हो सकता है आपका जो आप बिज़नेस में जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो इलीगल प्रूव कर दिया जाए। तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो बिज़नेस तो बदल रहा है, एनवायरनमेंट तो बहुत जल्दी बदलता है, तो एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से बदलता है। 6 है कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है ना ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें अब एक साथ देखें तो ये देखा भाई बिज़नेस को एनवायरनमेंट को स्कैन करना, उनको जानना, उनके बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस अफेक्ट ना हो, इसको देखना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशंस डायनामिक हैं क्योंकि बदलती रहती हैं और एक दूसरे से रिलेट भी करती हैं। तो विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एल्दो बहुत ईजी है एनवायरनमेंट को स्कैन करना, बट बहुत डिफ़िकल्ट भी है ये जानना कि क्या चेंजेस इन्फ्लुएंस करेंगे। कई बार ऐसा होता है हमें ये तो पता चल जाता है कि कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं या कोई गवर्नमेंट कब तक बैठेगी कब तक नहीं, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे किसी के एक्शंस आपको लग रहे हैं ठीक नहीं लग रहे हैं तो हो सकता है ये बदल जाए, या कुछ ऐसी कहते हैं ना मार्केट में खबर पहले फैल जाती है मीडिया के थ्रू क्या होने वाला है क्या नहीं। तो आपको कुछ अनुमान तो था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो अनुमान उस चीज़ को कितना अफेक्ट कर सकता है। एनवायरनमेंट में होने वाला चेंजेस जिसको आपने प्रेडिक्ट किया कहीं हद तक, लेकिन वो एनवायरनमेंट में होने वाला चेंजेस आपके बिजनेस को कितना इन्फ्लुएंस करेगा ये नहीं पता था। तो उस वजह से क्या है, चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी ये लेकर आई कि हम टैक्स रेट को 5% से इंक्रीज़ कर देंगे, तो भाई इससे क्या हुआ, कंपनी की जो इनकम थी वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर गई। जो टैक्सेस वो मान लीजिए 10% देते थे, अब 5% से इंक्रीज़ होने का मतलब 15% ऑफ द इनकम। तो इससे क्या हुआ, इनकम पे इतना जब टैक्स लगने लगा तो कंपनी की इनकम अफेक्ट हो गई, कम हो गई। तो ये इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये लास्ट फीचर है इसका, रिलेटिविटी। ऑब्वियस है आपने देखा जो भी फोर्सेस आपको पढ़ाए गए स्पेसिफिक हों या वेदर इट इज़ जनरल, आपने ये तो अनुमान लगाया होगा कि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही थी। रिलेटिविटी मतलब ज़रूरी नहीं है हर कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, कस्टमर टू कस्टमर चीज़ें अलग होती हैं और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी अलग होती हैं, नीड्स टू नीड भी अलग होती हैं। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट हर कंट्री का अलग है, कहीं हो सकता है कुछ चीज़ पॉपुलर है, यूएसए में आप देखेंगे लोग क्या साड़ी पहनते हुए आपको दिखेंगे, नहीं, इंडियन कल्चर है तो इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। रीज़न टू रीज़न चीज़ें अलग होती हैं, हर जगह का कुछ कहते हैं ना एक टेस्ट अलग होता है, हर चीज़ का एक अलग टेस्ट होता है। जैसे हमारे इंडिया में जैसे अगर हम बोलें फूड की वैरायटी तो खैर इतना है कि बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अगर इसी जगह कुछ इटालियन आपके सामने रखा हो, कुछ नॉर्थ इंडियन रखा हो फूड, तो लोग क्या करेंगे, मोस्टली नॉर्थ इंडियन को प्रेफर करेंगे, बिकॉज वी आर इंडियंस। हमें हमेशा इंडियन टेस्ट चाहे हम कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करें, लेकिन इंडियन टेस्ट से ही उसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उस कल्चर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो आपके लिए सबसे पहले प्रेफरेंस होगी कि भाई अगर कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं तो आप सबसे पहले उसी को अडॉप्ट करेंगे। तो वही चीज़ है कि रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री चीज़ें अलग होती हैं, रिलेट करती हैं। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव भी है। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने पढ़े थे फीचर्स कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है स्कैन करना, इसको जानेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट, एनेबल दी फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब सिंपल सा है
कि अगर हम एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेंगे तो एनवायरनमेंट मैंने आपको अभी बताया था कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल। आपको कोई जॉब ऑफर मिला, कुछ मिला, या आपको कोई बिजनेस करने का चांस मिला, एक्सटर्नल है। थ्रेट है कि कोई चीज़ ऐसी है जो आपको दूसरों के थ्रू हार्म कर रही है, एक्सटर्नल है। तो अपॉर्चुनिटी का इसका मतलब ये है, हर फर्म को इतना सक्षम बन जाना चाहिए कि वो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, क्या सो अवसर हो सकते हैं, इसको वो पता कर सके। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिल्कुल कहते हैं ना, जिसने पहला कदम उठा लिया। लोग, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके माइंड में ये थॉट आता होगा जॉब को देखते हुए, बिजनेस को देखते हुए, कि क्या करें, जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो कुछ लोग, बच्चों के साथ स्पेशली ये बातें होती हैं, स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट्स हों या ग्रेजुएशन के हों, वो बिल्कुल बात करते हैं, क्योंकि उसका तो उन्हें सोचना होता है ना कि आखिर मुझे करना क्या है, प्रोफेशनली किसी डिग्री को लेना है, या मुझे जॉब करनी है, या फिर जॉब की तरफ जाना है डायरेक्ट, या फिर बिजनेस करना है। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए कुछ लोग सोचते बहुत अच्छे अच्छे आइडिया हैं, ऐसा नहीं है, बच्चों का माइंड काफ़ी क्रिएटिव होता है, तो बच्चे आइडियाज़ भी लेकर आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो उसको इम्प्लीमेंट करके ले जाते हैं और काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। कुछ सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं कर पाया तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, क्वेश्चन मार्क, जो आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है। तो हमेशा जो सबसे पहले कहते हैं ना, कोई नया इनिशिएटिव, कोई नया इनोवेशन जो आया और जिसने पहला स्टेप ले लिया कि हाँ मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, मैं इसको आगे लेके जाऊँगा, तो वही आगे निकल जाता है और वही उसके लिए क्या बन जाती है, अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कोई भी नई चीज़ जैसे आती है, अगर आपने उसको नहीं किया समय के साथ, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसे मिल जाता है, आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि फिर वो चीज़ क्या हो गई, पुरानी हो गई। सेकंड देखिए, इट हेल्प्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहते हैं ना, कोई भी चेतावनी अगर आपको मिल रही है, कोई भी खतरा जो आपको लग रहा है, उसको पहले से ही ऑब्जर्व कर लेना, पहले से प्रेडिक्ट कर लेना कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि हमारे बिजनेस में ये लॉस होने वाला है या कुछ होने वाला है। जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं जिनके इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, या आप कह लो कि इंट्यूशन पावर भी छोड़ो, सब्जेक्टिव नहीं, हम ऑब्जेक्टिवली बात करेंगे। कई लोग कुछ कैलकुलेशन के साथ काम करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस साल मेरी जो सेल है वो कम होती चली जाएगी और जो मैं कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी से मुझे अपडेटेड रहना चाहिए, कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस आउटडेटेड हो रहा है। अभी उस चीज़ को नहीं मैंने अगर ठीक किया तो क्या होगा, मेरा बिजनेस लॉस में चला जाएगा, सारा पैसा डूब जाएगा। तो जिसने, कहते हैं ना, जो पहले जाग गया, जो जागे सो पावे, वही चीज़ है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए खतरा बन रही हैं, तो अगर आप उन्हें पहले से ही ऑब्जर्व कर लेंगे और उसके बेसिस पर डिसीज़न ले लेंगे और आगे निकल जाएंगे, तो आप बचे जाएंगे। तो यही चीज़ होती है। थ्रेट का मतलब होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड जो नेगेटिव हैं और जो आपकी परफॉर्मेंस को क्या, आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकते हैं, बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस चीज़ में डील करते हैं, अब हो सकता है कि उससे भी बेटर आपका कॉम्पिटिटर कुछ नया प्रोडक्ट ले आए, कुछ अपडेटेड प्रोडक्ट ले आए, तो इस केसेस में क्या होगा, आपके प्रोडक्ट को कोई क्यों लेगा, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, थ्रेट बन जाएगा, नुकसान मतलब कहते हैं ना, एक हार्म करने लगेगा, आपके बिजनेस के लिए एक थ्रेट के बदले में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया कि आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो रहा है और आपने खुद ही इनोवेशन करके उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो ये थ्रेट नहीं बनेगा। तो वही चीज़ें हैं कि बदलते हुए समय के साथ आपको खुद की स्ट्रैटेजीज़, खुद के प्रोडक्ट, खुद के ऑफरिंग्स को भी बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड देखिए, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, आपका जो एनवायरनमेंट है किससे बना हुआ है। हमने ये तो देख लिया कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो स्पेसिफिक और जनरल हैं और हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए, जो आपको जैसे सप्लायर, वो भी आपका स्पेसिफिक फोर्स का पार्ट है, लेकिन वही हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है ना, इनपुट तो वही दे रहा है ना, रिसोर्सेज।
तो हमारे एनवायरनमेंट जिसमें बिजनेस ट्रेंड कर रहा है, हमें सब ऑब्वियस है इनपुट भी तो वहीं से ही मिल रहा है, उसको हम प्रोसेस करके खुद के यहाँ से फिर आउटपुट दे पा रहे हैं। तो जिस एनवायरनमेंट को हम अपने लिए खतरा मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही एनवायरनमेंट हमें इनपुट भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट सोर्स है कहीं सारे रिसोर्सेज का बिजनेस को रन करने के लिए। अगर सप्लायर नहीं होगा तो आपको कौन माल देगा? डायरेक्टली रॉ मटेरियल ले सकते। और अगर जैसे मान लीजिए आप डील करते हैं किसी चीज़ में, रॉ मटेरियल का जैसे सप्लाई नहीं मिलेगा तो आप कैसे उस चीज़ को प्रोसेस करेंगे? और अगर लेबर नहीं होगी तो आप काम कैसे करेंगे? कौन प्रोडक्शन करेगा? और उसके बाद अगर आपके सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ नहीं होंगी, सेल एग्जीक्यूटिव्स नहीं होंगे या कस्टमर नहीं होंगे आपका प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो बिजनेस रन कर पाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हमारे लिए थ्रेट भी है ना, और बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना ज़रूरी है, तो वही एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है और उसी के थ्रू हम उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं और फिर आउटपुट प्रोवाइड कराकर अपनी कहते हैं ना अपने प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव को कंप्लीट भी कर पा रहे हैं। तो वही एनवायरनमेंट है जो कहीं सारे रिसोर्सेज का क्या है? सोर्स। टू इंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस क्या करती है? असेंबल करती है, कहीं सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट। जैसे फाइनेंस कराना मशीन को, रॉ मटेरियल को, पावर को, वाटर को, फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल गवर्नमेंट सप्लायर। मान लीजिए आप एक बिजनेस रन करते हैं, एक नया स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं। अब आपके पास स्टार्टअप के लिए प्लान तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपके पास मशीन्स वगैरह खरीदने के लिए या कहते हैं ना एक ज़मीन खरीदने के लिए या मशीन खरीदने के लिए या लेबर को मतलब पर डे वेजेस देने के लिए पैसे नहीं है। तो आप उस केस में क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि मैं क्या करूँ? आप यही सोचेंगे ना कि मैं कहीं ना कहीं से उस पैसे को फाइनेंस करा लूँ। By using the resources, business enterprises supply the environment with its output. अगर उसे इनपुट ही नहीं मिला, मान लीजिए उसे पैसा ही नहीं मिला, तो क्या वो बिज़नेस खड़ा कर पाएगा? कहाँ से लेके आएगा? वही मशीन कहाँ से लेके आएगा? मशीन फाइनेंस भी करा रहा है तो वो भी एक किसका पार्ट हो गया? मशीन भी अगर आपने खरीदी, आपने ईएमआई पे ले ली, तो ऑब्वियस है वो भी तो एक फाइनेंस ही है ना, जिसमें आपको पूरे पैसे ना देकर थोड़ा सा डाउन पेमेंट देकर उसके बाद पर मंथ आप कुछ ईएमआईज पे करके उसको दे रहे हैं। उसने तो आपको पूरी चीज़ दे दी ना एक साथ, लेकिन आप धीरे धीरे करके वो पैसा लौटा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या, अगर नहीं मिलेगा, इनपुट्स ही नहीं मिलेंगे, तो बिजनेस एंटरप्राइज क्या सप्लाई करेगा? आउटपुट। क्या आउटपुट बनाकर दे पाएंगे आप? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए टैक्सेस का, जैसे कहते हैं ना गुड्स एंड सर्विस, अगर आप कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे टैक्सेस पे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट को और रिटर्न दिया जा रहा है इन्वेस्टमेंट पे फाइनेंशियर को। फाइनेंशियर क्या है? जिसने फाइनेंस किया, जिससे आपने पैसे लिए। अब आपने पैसे लिए तो आपको तो उसके बदले में इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, लेकिन वो इंटरेस्ट उसके लिए क्या है? रिटर्न। कि मेरे पास पैसे रखे हुए थे, उसे रिक्वायरमेंट थी, मैंने पैसे दे दिए, मान लिया 50,000 की ज़रूरत थी, 50,000 दिए, और उसके बदले में मैंने हर साल 5,000 की इंटरेस्ट भी ली, मतलब 10% से इंटरेस्ट ली। तो ये 10% की इंटरेस्ट उसके लिए क्या हो गई? रिटर्न। तो इस तरीके से ये हेल्प करता है जो रिसोर्सेज हैं उनको टैप करने में। एनवायरनमेंट से ही हमें सारे रिसोर्सेज मिल पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हेल्प करता है कॉप करने में विद द रैपिड चेंजेस, मतलब बदलते हुए बदलाव के साथ ये मदद करता है आपकी कि आप उन बदलते हुए बदलाव के साथ खुद को बदल सको, उनका सामना कर सको। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट। ऑब्वियस है जो बदलाव है वो बहुत जल्दी आ रहा है। चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। टर्बुलेंट मार्केट कंडीशंस, बदलती हुई जल्दी मार्केट कंडीशन या लेस ब्रांड लॉयल्टी। अगर आपको बोल दिया जाए कि एप्पल का आईफोन आपको मिलने वाला है, ठीक है, अगर उसके बदले में आपको एप्पल का आईफोन रखा है, सैमसंग का फ़ोन रखा है, आप किसको चूज़ करोगे? एप्पल का। क्यों? कहीं ना कहीं एक रेपुटेशन के लिए भी लोग कर लेते हैं कि इससे मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, या कुछ लोग उस ब्रांड के लिए लॉयल हैं, उसकी जो ब्रांड रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हाई है और लॉयल्टी भी आपकी किसके साथ रहेगी? एप्पल के साथ। तो ये ब्रांड लॉयल्टी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपके बिजनेस को कोई भी उसकी, अब वो तो आपकी स्ट्रेंथ हो गई, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर लेस ब्रांड लॉयल्टी है तो वो क्या है? आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। 5th पॉइंट देखिए, ये हेल्प करता है असिस्ट करने में प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। बिल्कुल, कोई भी प्लानिंग या पॉलिसीज़ होती है, अगर एक बिज़नेस है अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेगा
तो वो जो पॉलिसीज़ क्या होंगी, उसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को जैसे एक टॉप लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल होता है जो पॉलिसीज़ बनाता है कंपनीज़ वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर वो अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेंगे, ये जान लेंगे कि क्या इकोनॉमिक, क्या लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या लॉ लेकर आ रही है या कुछ नई पॉलिसी लेके आ रही है, या टैक्सेस में चेंज हो रहे हैं, या लेबर लॉ बदल रहा है, तो उस वजह से मुझे अपने जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उनको कुछ स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस देकर लेबर के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो जब आप इन सारी चीज़ों को जान लेंगे तो ऑब्वियसली ये मदद करेगा कि आप चीज़ों को प्लान करने में भी और आपकी पॉलिसीज़ बनाने में भी। मेजर स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती हैं, बिल्कुल बनाई जाती हैं। किस चीज़ को ध्यान में रखकर कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्कैन कर रहे हैं तो वो आपकी मदद करेगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं। तो उनको जानकर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ये मेरी वीकनेस क्या है, ये तो भाई स्ट्रेंथ जो है उसे तो और स्ट्रॉन्ग करना है, और जो वीकनेस है उस वीकनेस को कम करना है, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसे मैं ग्रैब कर लूँ और थ्रेट्स को कम कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें मदद करती हैं कि अगर आप एनवायरनमेंट के फोर्सेस, फैक्टर्स, पॉलिसीज़ को जान लेंगे तो वो आपकी मदद करेगा कि आप उसी बेसिस पर अपनी ही आने वाली अपकमिंग जो स्ट्रैटेजीज़ आप बना रहे हैं उसको प्लान कर सकें। अब ये देखिए लास्ट पॉइंट है, ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में परफॉर्मेंस। ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर कोई बिज़नेस बदलते हुए समय के साथ, बदलते हुए बदलाव के साथ खुद को नहीं बदलेगा, या अपने आसपास होने वाले चेंजेस से जो उसे अफेक्ट पड़ रहा है उसके बेसिस पर चीज़ें नहीं बदलेगा, तो वो बिज़नेस नहीं रन कर पाएगा। तो एक अगर बिज़नेस एनवायरनमेंट है, उन फोर्सेस, फैक्टर्स को अगर आप जान लेंगे तो वो आपकी मदद करेगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्या लॉ आ रहा है, लीगली क्या चीज़ें ठीक हैं क्या नहीं हैं, आप उनके बेसिस पर ही काम करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या मनी सप्लाई कम होने वाला है, या टैक्सेस की रेट बढ़ने वाली हैं, या कस्टमर की परचेजिंग पावर कम हो गई है, या डिमांड आपके प्रोडक्ट की कितनी बढ़ गई है, तो उस वजह से प्राइस क्या डिसाइड करें। तो ये सारी चीज़ें जब आप जान लेंगे, ये आपकी मदद करेगा कि आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस कि बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना क्यों ज़रूरी है, इसके फीचर्स आज हमने पढ़े, और बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है इस बारे में जाना। तो आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे इसके डायमेंशंस को, कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के क्या डायमेंशंस होते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, आबाद रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो भी चैनल से जुड़ी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू।